Assalamu alaikum everyone. We will discuss about the oxidation of fatty acid. In this we will discuss about its two types, that is the beta oxidation and omega oxidation. First of all we look at the beta oxidation. सबसे पहले हम लोग देखेंगे बीटा ऑक्सीडेशन होती कहाँ पे है। बीटा ऑक्सीडेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में और ये 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल होती है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या होता है कि हमारे पास लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड की, जो कि ऑक्सीडाइज हो जाती है एसिटाइल रेज्यूल्स में इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल को एंजाइम, और इस प्रोसेस को ही हम बेसिकली बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है कि जो हमारे पास एसिटाइल ग्रुप प्रोड्यूस हुए हैं स्टेज 1 के थ्रू, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। किसके थ्रू होते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू। देन आता है हमारे पास स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिराइव हुए हैं स्टेज 1 और स्टेज 2 के थ्रू, वो रेस्पिरेटरी चेन के थ्रू ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, और जो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस हुई है स्टेज 1 और स्टेज 2 में, वो एटीपी सिंथेसिस के थ्रू कंजर्व हो जाती है। अगर हम लोग इसकी डायग्राम को देखें तो जैसे हम लोग ने पीछे पढ़ा है कि जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है वो बेसिकली 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल होती है। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल को देखें तो हम लोग इसमें एग्जांपल ले रहे हैं 16 कार्बन लॉन्ग पाल्मेटिक एसिड को। पाल्मेटिक एसिड बेसिकली एक फैटी एसिड है जो कि 16 लॉन्ग कार्बन चेन पे प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होती है। स्टेज 1 में क्या हो रहा है? स्टेज 1 में बेसिकली यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होती है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि डिहाइड्रोजनेशन क्या होती है, दैट इज द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब स्टेज 1 में क्या होगा कि 4 हाइड्रोजन एटम रिमूव होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रिमूव होंगे। स्टेज 1 में बेसिकली जैसे डिहाइड्रोजनेशन हो रही है और हर टू कार्बन पास होंगे, हर 2 कार्बन जैसे रिमूव होंगे तो हमारे पास 1 एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। क्योंकि ये 16 लॉन्ग कार्बन चेन है, तो जैसे 2 कार्बन रिमूव होते जाएंगे तो 8 हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे। अब जो स्टेज 1 में हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन के थ्रू 8 एसिटाइल कोएंजाइम बने हैं, वो स्टेज 2 में इंटर हो जाएंगे। अब स्टेज 2 में बेसिकली क्या होती है, वहाँ पे होती है ऑक्सीडेशन, और जो हमारे पास 8 एसिटाइल कोएंजाइम बने हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे 16 कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी कि फर्स्ट स्टेज में हमारे पास क्या हो रहा है? फर्स्ट स्टेज में हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन हो रही है, सेकंड स्टेज में हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, और थर्ड स्टेज में क्या होगा? सेकंड स्टेज में जैसे इलेक्ट्रॉन भी रिमूव होंगे, 16 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं और 64 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये जो 64 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इंटर हो जाएंगे स्टेज 3 में, और इसको ये इंटर कैसे होंगे? थ्रू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन कैरियर्स दैट आर द NADH एंड FADH2। ये एज इलेक्ट्रॉन कैरियर भी काम करती हैं और एज इलेक्ट्रॉन डोनर भी काम करती हैं। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन वहाँ से लेके आएंगी तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल जो हमारे पास रेस्पिरेटरी चेन आती है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती है, उसको अपने इलेक्ट्रॉन देगी, और उस चेन के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन के पास। जब ये हाइड्रोजन आइटम मिलेंगे ऑक्सीजन के पास, तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा यहाँ पर वाटर। और जैसे ही यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी स्टेज 1 और स्टेज 2 में, वो एनर्जी कंजर्व हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस। यानी कि हमारे पास जो एडीपी है वो इस एनर्जी को कंजर्व कर लेगा और एटीपी की सिंथेसिस होगी। अब हम लोग देखेंगे कि बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होती है सैचुरेटेड फैटी एसिड की। अगर हम लोग देखें तो इसके सैचुरेटेड फैटी एसिड में 4 इसके बेसिकली स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में डिहाइड्रोजनेशन होती है फैटी एसिड की, एज अ रिजल्ट डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होता है अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान, और एज अ रिजल्ट हमारे पास ट्रांस एनोइल COA बनता है। फर्स्ट स्टेप में बेसिकली जो हमारे पास जो एंजाइम ये प्रोसेस इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है वो होता है एसिटाइल COA डिहाइड्रोजिनेज, और इसके 3 डिफरेंट आइसोजाइम्स हैं जो कि कार्बन नंबर ऑफ द कार्बन पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट इज़ अ वेरी लॉन्ग चेन एसिटाइल डिहाइड्रोजिनेज, सेकंड जो आइसोजाइम्स हैं वो मिडिल चेन एसिटाइल डिहाइड्रोजिनेज है, और जो थर्ड है वो शॉर्ट एसिटाइल डिहाइड्रोजिनेज है। फर्स्ट स्टेप में जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे
उसको FAD को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ पे FAD एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर काम कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को वहाँ से लेगी और रेस्पिरेटरी चेन के थ्रू ये उसको ऑक्सीजन के पास पहुँचा देगी, और वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना देंगे। और ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल का जो सुक्सीनेट डिहाइड्रोजनेशन का स्टेप है उसे रिजेंबल करता है, क्योंकि दोनों स्टेप्स में क्या हो रही है, बेसिकली डिहाइड्रोजनेशन हो रही है, मींस रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स या रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन आइटम। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में हमारे पास वाटर ऐड होता है, जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के दरमियान हमारे पास वाटर की एडिशन होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रांस एनोल COA हैं वो बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल COA के एल स्टीरियो आइसोमर में कन्वर्ट हो जाती है, और इस स्टेप को जो एंजाइम कैटेलाइज करवाता है वो है एनोल COA हाइड्रोटेज। और ये प्रोसेस जो है, ये जो स्टेप्स है वो सिट्रिक एसिड साइकिल के फ्यूमेरेज रिएक्शन से रिजेंबल करता है, क्योंकि दोनों स्टेप्स में वाटर की एडिशन हो रही है। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो एल बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल COA हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है वो हाइड्रोजिनेट होकर बीटा कीटो एसाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस स्टेप को बीटा हाइड्रोक्सिल COA डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस स्टेप को प्रोसेस करवाएगा। यहाँ पे भी NAD जैसे कि सेकंड स्टेप, जैसे फर्स्ट स्टेप में FAD ने एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर काम किया था, इसी तरह थर्ड स्टेप में NAD एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर काम करेगा। यहाँ भी यह इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा और NAD को डोनेट कर देगा, यानी कि NADH के आगे एज ए डोनेटर काम करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास पहुँचेगा वहाँ पे ऑक्सीजन साथ मिलकर वाटर बना देंगे, और जो ATP हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे ATP में, यानी कि उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि ATP की सिंथेसिस हो जाएगी और एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। और ये जो थर्ड स्टेप है ये सिट्रिक एसिड के मैलेट डिहाइड्रोजनेशन स्टेप के से रिजल्ट करता है। देन फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि जो फोर्थ स्टेप में बेसिकली जो एसाइल COA एसाइल ट्रांसफरेज है, ये बेसिकली एक एंजाइम है जो इस स्टेप को, फोर्थ स्टेप को कैटेलाइज करवाते हैं। बेसिकली जो फोर्थ स्टेप है इसको हम थायोलाइसिस स्टेप भी कहते हैं, और इस एंजाइम को हम थायोलाइज भी कहेंगे, क्योंकि ये क्या करता है कि जो हमारे पास बीटा कीटो एसाइल COA है ये प्रमोट करता है कि हमारे पास एक फ्री कोएंजाइम की फॉर्मेशन हो, और जो हमारे पास कार्बोक्सिल टर्मिनल 2 कार्बन्स हैं वो स्पिल्ट ऑफ हो जाए, और हमारे पास एक इलाइदा जो है फैटी एसिड बन जाए इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। तो हम इस स्टेप को थायोलाइसिस कहते हैं, जो कि एनालोगस है टू द हाइड्रोलिसिस के। अगर हम इसकी डायग्राम को देखें तो यहाँ पे वही 4 स्टेप एक्सप्लेन हुए हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि डबल बॉन्ड है अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप को जो एंजाइम कैटेलाइज करवाता है दैट इज़ द एसाइल COA डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे हमारे पास फ्लावोप्रोटीन्स होती हैं जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप बनाती हैं FAD के साथ। फ्लावोप्रोटीन्स दैट आर द फ्लावोप्रोटीन्स, यहाँ पे क्या है बेसिकली फ्लावोप्रोटीन्स वही 3 आइसोजाइम्स है, और वही 3 आइसोजाइम्स प्रोस्थेटिक ग्रुप बनाती हैं FAD के साथ। यहाँ पे भी FAD एज इलेक्ट्रॉन कैरियर काम करती है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास बेसिकली डिहाइड्रोजनेशन हो रही है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ द डिहाइड्रोजनेशन हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करती हैं FAD, और FAD उनको रिस्पायरेटरी चेन के थ्रू लेके जाती हैं ऑक्सीजन के पास, और ATPs की फॉर्मेशन होती है एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। देन हमारे पास नेक्स्ट जो फैटी एसिड एसिटाइल को ये हमने फर्स्ट लिया था दैट इज़ अ पाल्मेटिक एसिड, वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस एनाइल COA में। del 2 यहाँ पे लोकेशन शो करता है डबल बॉन्ड की, कार्बन के दरमियान हमारे पास डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे बेसिकली जो सेकंड स्टेप है यही वाटर की एडिशन हो रही है, और एनॉयल COA हाइड्रोटेज ये एंजाइम है जो इस स्टेप को कैटेलाइज करवा रहा है। थर्ड स्टेप में हमारे पास L स्टीरियो आइसोमर हाइड्रोक्सिल एसाइल COA बन जाता है, और इस स्टेप को जो कैटेलाइज, और यहाँ पे बेसिकली NAD पॉजिटिव एज इलेक्ट्रॉन डोनेटर काम कर रहा है। NAD यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा NADH को,
और नेक्स्ट जो स्टेप जो एंजाइम कैटेलाइज करवा रहा है दैट इज़ द एल हाइड्रोक्सिल एसिटाइल CoA डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे बेसिकली ये कन्वर्ट कर देता है, जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल एसाइल को एंजाइम बना है ना, वो बीटा कीटो एसाइल CoA में कन्वर्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो लास्ट एंड फोर्थ स्टेप है उसको जो एंजाइम कैटेलाइज करवाता है दैट इज़ द बीटा कीटो थायोलेज। इसको हम सिर्फ थायोलेज भी कह सकते हैं और इस स्टेप को हम थायोलाइसिस भी कहते हैं। बेसिकली इस स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे पास ये एंजाइम है ये बेसिकली प्रमोट करवाते हैं कि हमारे पास एक एडिशनल या फ्री, उसको हम कह सकते हैं कि फ्री कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन हो, और जो हमारे पास टर्मिनल कार्बन है कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ जहाँ पे ये अटैच है वो उससे सेपरेट हो जाए और हमारे पास एक फ्री फैटी एसिड बना दे। और लास्ट में ये होता है कि हमारे पास एक फैटी एसाइल कोएंजाइम बन जाता है और एक फ्री एसिटाइल कोएंजाइम की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू हमारे पास फोर प्रोटॉन रिमूव होते हैं एसाइल कोएंजाइम से। जैसे ही 4 प्रोटॉन्स रिमूव होंगे और 2 कार्बन रिमूव होंगे, क्योंकि हर 2 कार्बन एटम्स मिलके एक एसिटाइल को एंजाइम बनाते हैं, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि फैटी एसिड की जो चेन है वो शॉर्ट हो जाएगी। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन जैसे हम लोगों ने एज एग्जांपल लिया पाल्मिटाइल को एंजाइम की ऑक्सीडेशंस को देखें, तो यहाँ पे भी हमने एज अ पाल्मिटाइल को एंजाइम है 7, आगे इसकी 7 को एंजाइम ए है, 7 FAD पॉजिटिव है, 7 NAD पॉजिटिव है, +7 H2O, 7 हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम लोग इनकी ऑक्सीडेशन करें तो इनकी ये कन्वर्ट हो जाएंगे 8 एसिटाइल को एंजाइम में, +7 FADH2 में, +7 NADH, +7 हाइड्रोजन आयन बना देंगे। जो पाल्मिटाइल को एंजाइम ए है ये फर्दर बीटा ऑक्सीडेशन में चला जाएगा, फर्दर इसके साइकिल होते रहेंगे ताकि ये मज़ीद 8 एसिटाइल को एंजाइम यील्ड करता रहे, और जो एसिटाइल को एंजाइम यील्ड हुए ये फर्दर सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा, ताकि फिर फर्दर सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा और वहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफ़र होता है ऑक्सीजन तक, तो वहाँ पर 1.5 मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं एटीपी के। एंड अगर हम लोग इसकी इक्वेशन को देखें ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटाइल को एंजाइम ए, अगर हम इसकी इक्वेशन को देखें तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि पाल्मिटाइल को एंजाइम ए +7 को एंजाइम +7 ऑक्सीजन +28 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट +28 ADP वो कन्वर्ट हो जाते हैं 8 एसिटाइल को एंजाइम में, और जो हमारे पास 28 ADP +28 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके हमारे पास 28 ATP में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमारे पास 7 ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइज होकर 7 वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेज में एसिटाइल को एंजाइम हमारे पास बने वो ऑक्सीडाइज होते रहते हैं TCA में, TCA साइकिल दैट इज सिट्रिक एसिड साइकिल, यानी कि 1 एसिटाइल को एंजाइम, जैसे कि हमें पता है कि 1 एसिटाइल को एंजाइम वो होता है 10 ATPs के बराबर, तो 8 एसिटाइल को एंजाइम किसके बराबर होगा 80 ATPs के बराबर। तो अगर हम लोग अगर हम इसको देखें तो 8 एसिटाइल को एंजाइम +16 ऑक्सीजन +80 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट +80 ATP वो कन्वर्ट हो जाएंगे 8 को एंजाइम ए +80 ATP, यानी कि 80 ATP कन्वर्ट हो जाएंगे 80 ATP में, और 16 ऑक्सीजन वो ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाएंगे 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में और 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। अब हमारे पास जो फर्स्ट टू स्टेजेस हैं इनको अगर हम लोग कंबाइन करें स्टेप 1 और स्टेप 2 को, तो ये बन जाएगा पाल्मिटाइल CoA +23 ऑक्सीजन +10 +108 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट +108 ATP, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे कोएंजाइम ए +108 ATP +16 कार्बन डाइऑक्साइड +23 H2O, यानी कि पहले डिहाइड्रोजनेशन होती है फिर ऑक्सीडेशन होती है, और फिर यानी कि हमारे पास ऑक्सीडेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की फॉर्मेशन होती है, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ATP की फॉर्म में क्या होती है कंजर्व होती है।
नेक्स्ट यहाँ पे भी वही बात की गई है कि जो एसिटाइल को एंजाइम है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होता है थ्रू द सिट्रिक एसिड साइकिल, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट स्टेज में एसिटाइल को एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं वो फैटी एसिड वो सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और जो हमारे पास NADH एंड FADH2 और ATPs ये हमारे पास जनरेट होते हैं थ्रू द पाल्मेटॉयल COA ऑक्सीडेशन में। अगर हम लोग डायग्राम को देखें तो यहाँ पे भी ये एक तरफ स्ट्रिक एसिड साइकिल है और एक तरफ सॉरी फैटी एसिड और बीटा ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन हो रही है, और एक तरफ हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल है। दोनों में अगर हम लोग देखें दोनों के सिमिलर स्टेप्स हो रहे हैं, यानी कि पहले में FAD कन्वर्ट हो रहा है, FADH2 ये एज इलेक्ट्रॉन कैरियर काम कर रहा है। सेकंड स्टेप में वाटर की एडिशन हो रही है, यानी फर्स्ट स्टेप में दोनों में डिहाइड्रोजनेशन हो रही है और FAD उन इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर रहे हैं, और सेकंड स्टेप में दोनों में एडिशन ऑफ वाटर हो रही है, और थर्ड स्टेप में भी NAD पॉजिटिव क्या वो इलेक्ट्रॉन एज ए डोनेटर काम कर रही है, इलेक्ट्रॉन को लेके NADH को दे रही है। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की जो ऑक्सीडेशन होती है वो भी बेसिकली सेचुरेटेड की तरह होती है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बेसिकली इनमें डिफरेंट क्यों होती है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आइटम होते हैं वो सिस की फॉर्म में होते हैं, और एज ए एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं ओलिक एसिड की, दैट एज ए एग्जांपल ले रहे हैं। और ओलिक एसिड क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे इसकी डायग्राम में देखें तो ये 18 तो ये क्या है कि 18 लॉन्ग चेन ओलिक एसिड एक फैटी एसिड है, और अगर हम लोग 9 की पोजीशन पे देखें तो 9 की पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है हमारे पास। फर्स्ट स्टेज में बेसिकली बीटा ऑक्सीडेशन के 3 साइकिल परफॉर्म होते हैं, और अगर हम लोग यहाँ पे डायग्राम में देखें तो यहाँ पे मेंशन है कि बीटा ऑक्सीडेशन और ब्रैकेट में नीचे लिखा है 3 साइकिल्स, यानी कि बीटा ऑक्सीडेशन के 3 साइकिल्स होंगे, और जहाँ पे 9 के आगे यानी कि 1 2 3 और 4 5 यहाँ पे आगे 3 2 2 कार्बन 1 के आगे 2 2 1 कार्बन से आगे जो 2 2 कार्बन हैं वो रिमूव हो जाएंगे और इन द फॉर्म ऑफ 3 एसिटाइल कोएंजाइम। और नेक्स्ट जो स्टेप आता है जब तीन तीन एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस होंगे तो 6 जो हमारे पास कार्बन है वो रिमूव हो जाएंगे, और जब 6 कार्बन रिमूव होंगे तो 12 कार्बन पीछे इसकी चेन में रह जाएंगे। और जो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्योंकि अभी भी जो हाइड्रोजन आइटम है वो सिस फॉर्म में है, तो हमारे पास यहाँ पे आइसोमरेज चाहिए। आइसोमरेज जहाँ पे जो आइसोमरेज है दैट इज़ एनोल को एंजाइम ए आइसोमरेज, और ये आइसोमरेज क्या करेगा कि इसकी लोकेशन को चेंज कर देगा, यानी कि जो हाइड्रोजन आइटम है वो इसको ट्रांसफॉर्म में ले आएगा। जैसे ये इसको ट्रांसफॉर्म में लेके आएगा तो यहाँ पे हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन परफॉर्म होगे और 5 साइकिल इसके परफॉर्म होंगे। एज अ रिजल्ट हमारे पास जब 5 एसिटाइल को एंजाइम प्रोड्यूस हुए हैं लास्ट साइकिल में, और जैसे ऊपर 3 प्रोड्यूस हुए हैं तो इन दोनों को प्लस करें 3 ऊपर और 5 नीचे, टोटल 8 एसिटाइल को एंजाइम यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं ऑयलिक एसिड में। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एक और भी एग्जांपल है दैट इज़ द लिनोलिक एसिड। यहाँ के पे अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीडेशन हो रही है लिनोलिक एसिड में, ये भी एक तरह की 18 लॉन्ग कार्बन चेन है। यहाँ पे भी बेसिकली पहले क्या है 19 10 एंड 11 और 12 के दरमियान 12 और 13 के दरमियान हमारे पास डबल बॉन्ड है। फर्स्ट स्टेप में बीटा ऑक्सीडेशन के 3 साइकिल परफॉर्म होंगे, यानी कि फर्स्ट कार्बन के आगे जितने दो कार्बन हैं वो रिमूव हो जाएंगे, और जो 3 एसिटाइल को एंजाइम है जो कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ 3 एसिटाइल को एंजाइम वो रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है दैट इज़ द 19 और 12। ये अब जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो नेक्स्ट स्टेप में चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे पास 6 कार्बन है वो रिमूव हो गए और जो हमारे पास पीछे कार्बन रह गए वो 12 कार्बन रह गए हैं। अब जो हमारे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो है 3 6 हमारे पास पोजीशन है डबल बॉन्ड की। तो हमारे पास आइसोमरेज एक आएगा, आइसोमरेज क्या करेगा इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करेगा। यहाँ पे भी एक बीटा ऑक्सीडेशन का साइकिल परफॉर्म होता है और एक एसिटाइल को एंजाइम रिमूव हो जाता है। यानी कि अब पहले हमारे पास 18 लॉन्ग कार्बन चेन थी जिसमें से 3 एसिटाइल को एंजाइम बंधे हैं, पीछे रह गए 12 कार्बन।
12 कार्बन में से मजीद एक बीटा ऑक्सीडेशन का साइकिल परफॉर्म होगा और एक एसिटाइल को एंजाइम प्रोड्यूस होगा और पीछे जो कार्बन रह जाएंगे वो हो जाएंगे 10। और इसके बाद दोबारा हमारे पास जो एंजाइम आएगा वो रिडक्टेज होगा, डाई एनोल को एंजाइम ए रिडक्टेज। और ये क्या करेगा, ये NADP H है जो H पॉजिटिव आयन है वो कन्वर्ट हो जाएंगे NADPA में। अब जो हमारे पास लोकेशन है डबल बॉन्ड की, जो रिडक्टेज हमारे पास जो एंजाइम आया था उसके थ्रू हमारे पास जो डबल बॉन्ड है उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी और जो लोकेशन है वो del 3 पे आ जाएगी। यानी कि थ्री जो कार्बन है वहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन आ गई है। और नेक्स्ट जो हमारे पास आइसोमरेज आएगा दैट इज़ द एनोइल कोएंजाइम ए। ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को ट्रांसफॉर्म में लाएगा। पहले ऊपर हाइड्रोजन सिस फॉर्म में थे, इनको ट्रांसफॉर्म में लाने के लिए हमारे पास रिडक्टेज एंड आइसोमरेज एंजाइम आते हैं। और लास्ट में भी इसी तरह क्या होगा कि 2 और 3 के दरमियान जो हाइड्रोजन है वो ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे और बीटा ऑक्सीडेशन परफॉर्म होगी। यहाँ पे लास्ट पे 4 स्टेप ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन होते हैं। और जब हम लोग एसिटाइल को काउंट करें तो 3 हमारे पास ऊपर एसिटाइल को एंजाइम बने हैं और एक हमारे पास बना है थर्ड स्टेप में और लास्ट स्टेप में हमारे पास 4 बनते हैं। तो ये मिलके 9 बना देते हैं। 9 हमारे पास 5 नीचे लास्ट स्टेप में 5 बनते हैं और ऊपर एक और उसके ऊपर 3, तो मिलके ये हमारे पास 9 एसिटाइल को एंजाइम बनते हैं। अगर हम लोग देखें तो मोस्टली हम लोग जैसे पीछे भी हम लोगों ने देखा है इवन नंबर बेसिकली यूज़ हुए हैं फैटी एसिड के। सेचुरेशन फैटी एसिड देखे हैं, फिर हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की देखी है। उसमें बेसिकली हम लोग देखें तो 18, 12 ऐसे इवन नंबर यूज़ हो रहे हैं कार्बन में। तो अगर हम लोग देखें तो ऑड नंबर भी होते हैं फैटी एसिड के। ये ज़्यादातर वैसे प्लांट्स और मैराइन एनिमल्स यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग देखें जो 3 कार्बन लॉन्ग फैटी एसिड होती है वो ज़्यादातर कैटल्स और रिमिनेट्स जो एनिमल्स हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। और इन्हीं फैटी एसिड की हम लोग ऑक्सीडेशन देखेंगे। अगर हम लोग इसकी ऑक्सीडेशन देखें तो यहाँ पे भी एज एग्जांपल हमने एक ही कंपाउंड 3 कार्बन लॉन्ग कंपाउंड लिया दैट इज़ द प्रोपेनॉल कोएंजाइम। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में जो हमारे पास जो एंजाइम कैटेलाइज करवाते हैं इस रिएक्शन को दैट इज़ द प्रोपेनॉइल कोएंजाइम कार्बोजाइलेज। यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ अ हाइड्रेटेड आयंस HCO3 दैट इज़ अ हाइड्रेटेड ये आयन है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये होता है। और हमारे पास एक बायोटिन होता है, बायोटिन एज एक कोफैक्टर होता है, ये इसके साथ मिल जाता है। जब इसके साथ मिल जाता है तो ये एज अ कार्बोजाइलेज बायोटिन बनाता है। और इसकी फॉर्मेशन के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, वो ATP वो कन्वर्ट हो जाता है ADP में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना देते हैं, यानी कि एनर्जी को रिलीज़ करता है और इसी एनर्जी को कंजर्व करके जो HCO3 है वो मिल जाता है बायोटिन के साथ। और ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है वो नेक्स्ट अरेंज होता है सेकंड कार्बन पर, यानी कि जो हमारे पास प्रोपेनॉल को एंजाइम ए है वो कन्वर्ट हो जाता है डीमिथाइलमेलानॉइल को एंजाइम ए में। यही डीमिथाइल को एंजाइम एंजाइमेटिकली इम्प्रीमाइज्ड हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा स्टीरियो आइसोमर जो कि है इसका मिथाइल मेलानॉइल को एंजाइम ए। और इस स्टेप को जो एंजाइम कैटेलाइज करवाता है वो है मिथाइल मेलानॉइल को एंजाइम इम्पेरेमेज। ये एंजाइमेटिकली बेसिकली इम्प्रीमाइज हो जाता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि रीअरेंजमेंट होती है, जो सेकंड जो कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप होता है थर्ड पे अटैच होता है और थर्ड का सेकंड पे हो जाता है सेकंड। और जो इसका थर्ड एंड जो इसका लास्ट स्टेप है उसमें क्या होता है कि उसमें बेसिकली हमारे पास मिथाइल मेलानॉइल को एंजाइम म्यूटेज होता है। वो क्या एंजाइम होता है, वो क्या करता है, मिथाइल मेलानॉइल को एंजाइम ए को कन्वर्ट कर देता है सुक्सिनॉल को ए एंजाइम में। और इसके साथ हमारे पास कोएंजाइम B12 भी होता है। कोएंजाइम B12 बेसिकली डेरिवेटिव है विटामिन B12 का, यानी कि इस स्टेप के लिए हमारे पास विटामिन B12 होना बहुत ज़रूरी है। अगर बॉडी में B12 की डेफिशिएंसी होगी तो ये स्टेप परफॉर्म नहीं होगा, यानी कि फैटी एसिड की ये स्टेप परफॉर्म अगर B12 की डेफिशिएंसी हो तो ये स्टेप परफॉर्म नहीं होता। और अगर ये स्टेप परफॉर्म ना हो तो हमारे पास सुक्सिनाल को एंजाइम ए की फॉर्मेशन नहीं होगी।
इसी स्टेप में बेसिकली रीअरेंजमेंट होती है कि हाइड्रोजन एटम नीचे आ जाएगा और जो इसका फंक्शनल ग्रुप है वो ऊपर चला जाएगा, और जो हमारे पास सुक्सिनाल को एंजाइम बनता है वो इसी तरह स्ट्रिक एसिड साइकिल के अंदर इंटर हो जाता है। नेक्स्ट इज दैट फैटी एसिड इज टाइटली रेगुलेटेड। अब जो साइटोसोल लिवर के अंदर जो साइटोसोल में फैटी एसिड एसाइल को एंजाइम की फॉर्मेशन होती है वो में बेसिकली 2 पाथवेज के थ्रू हो सकती है, या तो माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम के थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन होती है, या तो साइटोसोल के अंदर एंजाइम थ्रू ट्राइग्लिसराइड या फोस्फोलिपिड्स के अंदर उनकी कन्वर्जन होती है। यहाँ पे बेसिकली मेलानोइल को एंजाइम ए एज अ इम्पॉर्टेंट एंड फर्स्ट इंटरमीडिएट काम करते हैं एज अ फर्स्ट इंटरमीडिएट इन द साइटोसोल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। Next is the genetic defects in the fatty acid acyl-CoA enzyme dehydrogenase causes serious disease. First, अगर हम लोग देखें तो बेसिकली जेनेटिक डिफेक्ट्स किस वजह से काज हो सकते हैं। ये बेसिकली कैटाबॉलिज्म, अगर फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन ना हो तो इसकी वजह से सीरियस डिफेक्ट काज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टोर ट्राइग्लिसराइड है, वो दैट इज़ अ चीफ एनर्जी प्रोवाइडर फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे ही उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो क्या करेगा, वो सीरियस डिजीज कॉज करेगा। इसी तरह ये एक फैटी एसिड कैटाबॉलिज्म की जो फैटी एसिड कैटाबॉलिज्म की तरह जो डिजीज की वजह से जो डिजीज़ कॉज होती हैं ये ज़्यादातर यूएस है, ये यूरोपियन जो पॉपुलेशन है उनमें कॉमन होती है। और ये मीडियम चेन असाइल CoA डिहाइड्रोजिनेज जो हमारे पास एंजाइम है, इसके जो जीन अकॉर्डिंग जो इसकी जीन अकॉर्डिंग है कि इसके अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए तो हमारे पास ये डिजीज़ कॉज होती है। और फैटी एसिड की जो ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीडेशन में हमारे पास मोर देन द 20 अदर ह्यूमन जेनेटिक डिफेक्ट्स जो हैं वो रिसेंटली डॉक्यूमेंटेड हुए हैं, बट ये MCAD से कम जो हैं वो पाए जाते हैं। और अगर हम लोग लॉन्ग चेन हमारे पास हाइड्रोक्सिल एसाइल CoA डिहाइड्रोजिनेज अगर हमारे पास लॉस हो जाए तो ये TFP दैट इज़ अ ट्राई फंक्शनल प्रोटीन उसकी एक्टिविटी पे इफ़ेक्ट करते हैं और स्वेयर डिसऑर्डर करते हैं। और इन डिसऑर्डर में हमारे पास आ सकते हैं हार्ट डिजीज़ आ सकते हैं या एबनॉर्मल स्केलेटल मसल आ सकता है। नेक्स्ट इज द प्रीऑक्सीसोम्स आल्सो कैरी आउट द बीटा ऑक्सीडेशन। पीछे हम लोगों ने देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही थी बीटा ऑक्सीडेशन। ज़्यादातर एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया मेजर साइट होती है फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन के लिए, बट इन द प्लांट सेल जो ऑक्सीडेशन की जो मेजर साइट होती है वो प्रीऑक्सीसोम्स होते हैं। यहाँ पे एक सिंड्रोम का जिक्र किया है दैट इज़ द ज़ेल्विगर सिंड्रोम्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास इंडिविजुअल होता है उसके पास प्रीऑक्सीसोम्स मींस कि वो प्रीऑक्सीसोम्स नहीं बनाता और इसी वजह से जो यूनिक मेटाबॉलिज्म होती है इस ऑर्गेनली के लिहाज से उसकी लैकनेस होती है उनके पास। और नेक्स्ट दैट इज़ XALD। ये इसमें क्या होता है कि प्रीऑक्सीसोम्स फेल टू ऑक्सीडाइज, यानी कि जो फैटी एसिड होते हैं प्रीऑक्सीसोम्स के अंदर जो फैटी एसिड होते हैं उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। और ये जो दोनों डिफेक्ट्स हैं इनकी वजह से फैटी एसिड की अक्यूमुलेशन हो जाती है ब्लड के अंदर। ये ज़्यादातर पाई जाती है, स्पेशल जो XALD है ये ज़्यादातर यंग बॉयज़ में पाई जाती है बिफोर द एज ऑफ 10, और इसी वजह से उनकी जो आई विजन है वो कम हो जाती है, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस हो जाती है, या कुछ ही ईयर्स के अंदर उनकी डेथ भी हो सकती है। यहाँ के पे अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीडेशन हो रही है लिनोलिक एसिड में, ये भी एक तरह की 18 लॉन्ग कार्बन चेन है। यहाँ पे भी बेसिकली पहले क्या है 19, 10 एंड 11 और 12 के दरमियान 12 और 13 के दरमियान हमारे पास डबल बॉन्ड है। फर्स्ट स्टेप में बीटा ऑक्सीडेशन के 3 साइकिल परफॉर्म होंगे, यानी कि फर्स्ट कार्बन के आगे जितने दो कार्बन हैं वो रिमूव हो जाएंगे, और जो 3 एसिटाइल को एंजाइम है जो कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ 3 एसिटाइल को एंजाइम वो रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है दैट इज़ द 19 और 12। अब जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो नेक्स्ट स्टेप में चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे पास 6 कार्बन है वो रिमूव हो गए और जो हमारे पास पीछे कार्बन रह गए वो 12 कार्बन रह गए हैं। अब जो हमारे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो है
थ्री सिक्स हमारे पास पोजीशन है डबल बॉन्ड की। तो हमारे पास आइसोमरेज एक आएगा। आइसोमरेज क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करेगा। यहाँ पे भी एक बीटा ऑक्सीडेशन का साइकिल परफॉर्म होता है और एक एसिटाइल को एंजाइम रिमूव हो जाता है। यानी कि अब पहले हमारे पास 18 लॉन्ग कार्बन चेन थी जिसमें से 3 एसिटाइल को एंजाइम बंधे हैं, पीछे रह गए 12 कार्बन में से मजीद एक बीटा ऑक्सीडेशन का साइकिल परफॉर्म होगा और एक एसिटाइल को एंजाइम प्रोड्यूस होगा और पीछे जो कार्बन रह जाएंगे वो हो जाएंगे 10। और इसके बाद दोबारा हमारे पास जो एंजाइम आएगा वो रिडक्टेज होगा, डाइएनोल को एंजाइम ए रिडक्टेज। और ये क्या करेगा, ये NADPH है जो H पॉजिटिव आयन है वो कन्वर्ट हो जाएंगे NADPA में। अब जो हमारे पास लोकेशन है डबल बॉन्ड की, जो रिडक्टेज हमारे पास जो एंजाइम आया था उसके थ्रू हमारे पास जो डबल बॉन्ड है उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी और जो लोकेशन है वो del 3 पे आ जाएगी। यानी कि थ्री जो कार्बन है वहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन आ गई है। और नेक्स्ट जो हमारे पास आइसोमरेज आएगा दैट इज़ द एनोइल कोएंजाइम ए। ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को ट्रांसफॉर्म में ले आएगा। पहले ऊपर हाइड्रोजन सिस फॉर्म में थे, इनको ट्रांसफॉर्म में लाने के लिए हमारे पास रिडक्टेज एंड आइसोमरेज एंजाइम आते हैं। और लास्ट में भी इसी तरह क्या होगा कि 2 और 3 के दरमियान जो हाइड्रोजन है वो ट्रांसफॉर्म में आ जाए। Next is the plant peroxisomes and glyoxysomes uses acetyl coenzyme A from the beta oxidation as biosynthetic precursors। जैसे कि हम लोग पीछे देखे एक बीटा ऑक्सीडेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बट वो होती है एनिमल सेल्स के अंदर। लेकिन जो प्लांट सेल्स हैं वहाँ पे जो बीटा ऑक्सीडेशन हो रही है वो या तो प्रीऑक्सीसोम्स या तो वो टिश्यूज़ के प्रीऑक्सीसोम्स में होगी या तो जर्मिनेटिंग सीड के ग्लायोक्सीसोम्स में होगी। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो स्टोर ट्राइग्लिसराइड कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में इन द जर्मिनेटिंग सीड। अगर हम लोग डायग्राम को देखें तो यहाँ पे भी सीड ट्राइग्लिसरॉल है वो लाइपेज के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है फैटी एसिड के अंदर। फिर लाइपेज यहाँ पे एज एंजाइम एक्ट कर रहा है, दैट इज द एंजाइम ऑफ लिपिड। फैटी एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर थ्रू द बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन यहाँ पे सिमिलर होगी जैसे प्रीऑक्सीसोम्स के अंदर हो रही है। ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए है ये कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर थ्रू द ग्लायोक्साइलेट साइकिल। और जो ऑक्सैलो एसीटेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर थ्रू द ग्लूकोनियोजेनेसिस। यही जो ग्लूकोज है ये देन फर्दर डिफरेंट में कन्वर्ट हो जाएगा अमाइनो एसिड, सुक्रोज, पॉलीसेकेराइड, एनर्जी, न्यूक्लियोटाइड, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। यानी कि जो हमारे पास सी ट्राइग्लिसराइड है वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज के अंदर। यानी कि प्लांट के जो प्रीऑक्सीसोम्स हैं और ग्लायोक्सीसोम्स हैं वो इन्हीं फैटी एसिड को यूज़ कर रहे हैं एज अ बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर के तौर पर। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें दैट इज़ द बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम्स की एवोल्यूशन के बारे में बात की गई है। यहाँ पे हमने डिफरेंट बीटा ऑक्सीडेशन देखी है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड की देखी है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की देखी है, फिर हम लोगों ने प्रीऑक्सीसोम्स के अंदर देखी है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और डिफरेंट हम लोगों ने स्टेजेस देखे हैं। बट इनके अंदर डिफरेंट एंजाइम की भी हमने बात की जो इसको कैटेलाइज करवा रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखें तो एंजाइम की एवोल्यूशन होती है, डाइवर्ज होते रहते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम को देखें तो यहाँ पे इन्होंने एज एग्जांपल ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। और माइटोकॉन्ड्रियल लॉन्ग चेन स्पेसिफिक सिस्टम के एंजाइम के लिए, और डी डायग्राम में प्रीऑक्सीसोम ग्लायोक्सीसोम सिस्टम ऑफ प्लांट के एंजाइम के लिए। फर्स्ट अगर हम लोग एंजाइम को देखें तो एज ए सिंपली एंजाइम 1, एंजाइम 2, एंजाइम 3 एंड एंजाइम 4। यहाँ से सब ट्रेड इंटर होगा एंजाइम 1 में, एंजाइम 1 से फिर 2 में, 2 के थ्रू वो 3 में जाएगा, 3 से फिर वो 4 में जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। ये एज ए सिंपल ही है। लेकिन अगर हम लोग ग्राम नेगेटिव का देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी एवोल्यूशन हुई है। जो यहाँ पे एंजाइम 2 था और एंजाइम जो 3 था ये सिंगल पॉलीसेकेराइड चेन में आ जाते हैं। इनके जो इन दोनों की जो यूनिट होते हैं वो मिल जाते हैं और सिंगल पॉलीसेकेराइड यूनिट में कंजर्व हो जाते हैं। और अगर हम लोग थर्ड में देखें माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर तो ये बेसिकली सिमिलर ही होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल का जो एंजाइम है और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एंजाइम है ये सिमिलर है, बट इनमें से डिफरेंट एक स्टेज भी होती है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल की जो मेम्ब्रेन होती है ये इसके अंदर मेम्ब्रेन में ही स्टक रहते हैं।
इसके इनर साइड पे ही रहते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही कि सबस्ट्रेट एंजाइम 1 में इंटर होगा, फिर एंजाइम 2 से 3 में, 3 से 4 में, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो एंजाइम 2 है, एंजाइम 3 है, ये यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक ही पॉलीसेकेराइड यूनिट में आ गए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें प्रीऑक्सीसोमल और ग्लाइऑक्सीसोमल सिस्टम ऑफ प्लांट के अंदर, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 एडिशनल एंजाइम आ जाते हैं। 2 एडिशनल एंजाइम, एंजाइम 5 एंजाइम 6 की एडिशन होती है। यहाँ पे जो एंजाइम 2 और एंजाइम 3 हैं, जब ये दोनों कंजर्व हो जाएंगे, इनके साथ 2 एंजाइम और लग जाएंगे, दैट इज़ MFP मल्टी फंक्शनल प्रोटीन्स अटैच हो जाएंगे। इसी तरह सबस्ट्रेट इंटर होगा एंजाइम 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में। यानी कि इनका ये जो एंजाइम है ये है सिमिलर ही दूसरों से, लेकिन यहाँ पे एवोल्यूशन इसकी क्या हुई है कि यहाँ पे 2 इससे फंक्शनल एंजाइम यहाँ पे आके अटैच हो गए हैं, दैट इज़ हम इसको कहेंगे मल्टी फंक्शनल प्रोटीन। नेक्स्ट इज ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ओमेगा ऑक्सीडेशन जैसे हम लोगों ने पीछे बीटा ऑक्सीडेशन की बात की थी जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसी तरह ओमेगा ऑक्सीडेशन जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर होता है। बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर हम लोग देखें तो इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो लिवर और किडनी के अंदर पाए जाते हैं। इसी वजह से जो ओमेगा ऑक्सीडेशन होते हैं वो ज़्यादातर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो कि लिवर और किडनी के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में पाई जाती है। इसको हम ओमेगा ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं, बिकॉज इट टेक प्लेस ओमेगा ऑन ओमेगा कार्बन। ओमेगा कार्बन कौन सा कार्बन होता है, जो कि अल्फा कार्बन के बहुत ज़्यादा डिस्टेंट पे प्रेजेंट होता है, और इसके जो यूजली सेपरेट होता है वो मीडियम चेन फैटी एसिड हो सकते हैं। ओमेगा कार्बन ओमेगा ऑक्सीडेशन में बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप जो एंजाइम कैटेलाइज करवाता है दैट इज़ अ मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेज। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है ऑन द ओमेगा कार्बन, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास आता कहाँ से, वो हमारे पास आता है NADP, और NADPI दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन कैरियर या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटर कह सकते हैं, और ऑक्सीजन दोनों दैट इज़ इनके दरमियान रिएक्शन होता है और NADP में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे हमारे पास रिमूव होता है वो जाके अटैच हो जाता है ओमेगा कार्बन पर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आता है। ये एंजाइम क्या करवाता है, यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप की रिमूवल करवा देता है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कहा है इसका मतलब अल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेशन करवा देता है, यानी कि जो NADP पॉजिटिव है वो हाइड्रोजन को गेन कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जैसे ही अल्कोहल रिमूव हो जाएगा वहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा। अल्डिहाइड ग्रुप अटैच जब होगा तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास जो एंजाइम होगा वो होगा अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ से जो हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होगा वो कहाँ जाएगा, वो हमारे पास NADP पॉजिटिव जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में, और यहाँ से जो हाइड्रोजन है अल्डिहाइड का वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। और यही देन इसकी आगे नेक्स्ट स्टेप में इसकी बीटा ऑक्सीडेशन होगी। जब इस कंपाउंड की बीटा ऑक्सीडेशन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एडिपिक एसिड में और सुक्सीनेट में। ये दो जब कंपाउंड बनाएगा सुक्सीनेट और एडिपिक एसिड, तो ये फर्दर एंटर हो जाएंगे सिट्रिक एसिड साइकिल। एंड इसी के साथ ही जो हमारे पास ओमेगा ऑक्सीडेशन है फैटी एसिड की वो कंप्लीट हो जाएगी। सो माय टॉपिक इज़ completed. I hope so that you will all will understand it.